चुनाव हमारे सर पर है। एक बार फिर मैं आपके सामने अपने अपने अपना पक्ष, अपने विचार प्रकट करने आया हूं। चुनाव प्रक्रिया चल रही है, आप देख रहे हैं। मैं कभी कभी सोच के थोड़ा सा मैं हैरान होता हूं कि क्या हम लोग इतने भोले हैं, इतने नादान हैं, इतने इमोशनल हैं कि हम आपस में लड़ने वाले नेताओं के परफॉर्मेंस से इम्प्रेस हो जाते हैं। हम देखते हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए जो कैंपेनिंग होती है, जिसमें आप देखते हैं रैलियां होती हैं, सभाएं होती हैं, दुनिया भर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में स्टेटमेंट्स होते हैं, और स्टेटमेंट्स भी ऐसी होती है कि एक बॉल इधर से मारता है, एक उधर से मारता है, एक इधर से बोलता है, एक उधर से नेता जवाब देता है, एक उसकी पोल खोलता है, वो फिर उसकी पोल खोलता है, और हम सब लोग उस सब को देखकर मनोरंजन तो फील करते हैं, समझ में आता है, लेकिन इम्प्रेस हो जाते हैं। तो मुझे ये सवाल उठना है कि क्या हम लोग इतने नादान हैं? पागल तो नहीं कहूँगा, नादान हैं कि हमें इनके कार्यकलापों के पीछे नहीं दिखता। कोई नेता चुनाव का पर्चा भरने के बाद में पूरे कुनबे के साथ में मंदिरों में जाता है, यज्ञ करता है, कभी छोटा मंदिर, कभी बड़ा मंदिर, कभी वायनाड का मंदिर, तो कभी उड़ीसा का मंदिर, या कभी बनारस का मंदिर, या उज्जैन का मंदिर, या कोई भी मंदिर। ये सब नेता जो हैं वहाँ पर जाके, उनके परिवार वाले भी जाके वहाँ पर जाके उसको पूजा करते हैं, और हम लोग बोलते हैं हाँ, कितने धार्मिक हैं ये लोग, कितने अच्छे हैं ये लोग, हम लोग इम्प्रेस होते हैं। पर साहब, मेरे को एक सवाल पूछना पड़ता है, या पूछना चाहता हूँ, जो और लोग नहीं पूछते, मैं पूछता हूँ। मैं गलत एंगल्स पे लोग देखते हैं। सर, आप एक्टिंग करते हैं, क्यों पॉलिटिक्स के बारे में बोलते हो? सर, ये हिंदुस्तान मेरा भी है, ये इंडिया मेरी भी है। 5 साल में जो चुन कर आएगा, वो जितना आपको इफेक्ट करेगा उतना मुझे भी करेगा। मैं भले ही कितना बड़ा स्टार क्यों नहीं बन जाऊं, हो सकता है मुझे कम इफेक्ट करे, लेकिन इफेक्ट तो ज़रूर करता है। इसलिए कौन चुन कर आता है उसके बारे में सोचना मेरा भी धर्म है, मेरा भी अधिकार है, मेरा भी कर्तव्य है, मेरा भी कार्य क्षेत्र है। और मैं ये जानना चाहता हूँ आम आदमी से कि इतने भोले मत बनो, इतने नादान मत बनो। इन लोगों की वो परफॉर्मेंसेस हैं, वो उनका काम है। सी, अगर हमारा धर्म है तो उनका भी धर्म है। इलेक्शन जब लड़ना होता है, आज से नहीं, 50 सालों से इलेक्शंस होते हैं, छोटे बड़े, म्यूनिसिपैलिटी से लेकर एमपी तक के इलेक्शंस होते हैं, और यही प्रक्रिया से ही कैंडिडेट को गुजरना पड़ता है। वो आकर लच्छेदार भाषा में स्पीच देता है, बताता है कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, देश में क्या हो, हमारे देश में क्या नहीं हो रहा है, मुझे आप लाओगे तो मैं हर औरत को 1 लाख रुपया सालाना दूंगा, 1 लाख रुपया निकाल के दे दूंगा। कोई कहता है कि मैं ब्रिज बना दूंगा, कोई कहता है कि मुझे जिता दो तो मैं कॉमन सिविल कोड को हटा दूंगा, कोई कहता है कि मैं यहाँ से CAA को हटा दूंगा, कोई कहता है मैं डलवा दूंगा, कोई कहता है हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे, जो मोदी जी ने भी कहा था। हम सब सुनते हैं, और हम सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ 5 साल के अवधि के बीच में लास्ट के 3 महीने बेविचार महीने। कोई सवाल ये नहीं पूछता कि सर इसके पहले आप लोग कहाँ थे। आई मे बी लुकिंग रूड टू पीपल हु आर फाइटिंग द इलेक्शन, बट मैं जनता से कहना चाहूँगा कि आप ये सवाल क्यों नहीं करते कि कहाँ थे आप पिछले 4 सालों में, आप कहाँ थे? आपको तो हमने कभी नहीं देखा मंदिर में जाते हुए, आपको तो हमने कभी नहीं देखा कि आप इस तरह की बातें कर सकते हैं और कर रहे हैं और करेंगे। और इस तरह के वादे आपने हमें 4.5 साल पहले क्यों नहीं दिए? 4 साल पहले क्यों नहीं दिए? 3 साल पहले क्यों नहीं दिए? 2 साल क्यों? आप इलेक्शन जब सर पर आता है, जब आपकी कुर्सी, आपकी गद्दी डावाडोल होने के चांसेस होते हैं, पता नहीं कि अगले 5 साल को मैं यहाँ रहूँगा कि नहीं रहूँगा, वो सरकारी बंगला जो मुझे मिलता है वो मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे वो बंगला खाली करना पड़ेगा नहीं। ये सारे प्रश्न होते हैं एक उम्मीदवार के सर पर, या इससे बड़े जो पार्टी के लीडर्स होते हैं, सपा, बसपा, समता की पार्टी, बिहार की पार्टी, केरला की पार्टी, साउथ की पार्टी,
और पंजाब की पार्टी, दिल्ली की पार्टी, उन सब के जो लीडर्स होते हैं, जो पार्टियों के, उनको ये फिक्र होती है कि हमारे पार्टी के कितने बंदे चुन कर आएंगे। वो कलेक्टिवली सोचते हैं और वो अपनी पार्टी के लिए कुछ पॉजिटिव बात करने के बाद नेगेटिव बात करते कि उस पार्टी में क्या है, उस पार्टी ने तो इतना खाया है, वो तो खा के बेच के खा के ख़त्म कर देगा आपको, वो तो ये करने वाला है, वो बोलता है वो चोर है, वो बोलता है ये कोतवाल है, वो बोलता है तुम कोतवाल हो, मैं तुम चोर। हम इसके बीच में हम लोग 2 महीने, अभी तो ये 12 जून 12 अब शुरू हुआ है, पहला इलेक्शन 19 अप्रैल से 2 जून तक जाएगा। 7 फेज में इलेक्शंस होंगे। बीच में लोग अभी भी कैंपेन करेंगे क्योंकि इलेक्शंस जो हैं वो एक साथ में नहीं हो रहे हैं, वो आगे बढ़ाए गए हैं। इनका ख़त्म होगा, उनका ख़त्म हो, हर हफ्ते के बाद में एक और सेक्शन आएगा। बट आप देखिए इसके बीच में आपको वादे मिलेंगे, आपको बड़ी बड़ी बातें मिलेगी, आपको बड़े बड़े लोगों की पोल खोली जाएगी, चाहे इसके माध्यम से चाहे उसके माध्यम से। और ये भी कहने वाले बोलेंगे सर जानबूझ के ये हम लोगों को फंसा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को ये इलेक्शन लड़ने पर। ये सब आपको नौटंकी नहीं लगती? आपको लगता नहीं है कि देश के बारे में क्या ये लोग सचमुच सजग हैं? क्या सचमुच ये सारे नेता मिलकर भारत देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, या सिर्फ एक सेक्शन ऑफ द पार्टी या एक पार्टी का एक जो ग्रुप ऑफ पार्टी है वो भारत को विश्व गुरु देखना चाहती है और दूसरी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता? विश्व गुरु छोड़ो, हमको अपने यहाँ पर गुरु बनने दो। और वो गुरु बनने के लिए वो लोग धर्म के खिलाफ बोलते हैं या धर्म वाले धर्म के पक्ष में बोलते हैं। वहाँ पर मुसलमान आता है बीच में, हिंदू बीच में आता है, जैनी आती हैं बीच में, पार्टियाँ डिवाइड होती हैं और बाद में जो चुने हुए आते हैं वो बिखरे बिखरे आते हैं। किसी के हाथ में 10% आता है, किसी के हाथ में 25% आता है, किसी के हाथ में 35% आता है, किसी के पास 65 आता है, किसी के पास सब। और उन लोगों के बीच में जब फिर गिनती होती है, ये मिल जाए तो सरकार बना सकती है, ये इसको ले ले तो सरकार बना सकती है। मिलीजुली सरकार हमारी जिंदगी की एक नायक बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं और हमको प्रजा बना देते हैं और बोलते हैं चुपचाप बैठे रहो 4 साल तक, हम आपको देंगे, आप लीजिए, नहीं देंगे प्रोटेस्ट कीजिए। यही हमारी प्रक्रिया चल रही है पिछले 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, जितने सालों से चल रही है वो यही प्रक्रिया है कि चुनाव के पहले नेतागण जो 5 साल तक, 4 साल तक राजा बन के घूमते हैं, वो सडनली एक साधारण नागरिक बन जाते हैं। और जो साधारण नागरिक होते हैं, जो 5 साल 4 साल से उनके अंदर दबे हुए रहते हैं, वो सडनली बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके पास, मैं कह चुका हूँ पिछली बार भी, वो शक्तिमान बनते हैं। उनको एक दिन की एक वोट की शक्ति मिलती है, उस वोट की शक्ति से वो शक्तिमान बन जाते हैं और वो बोलते हैं देखो अभी आप लोग हमारे सामने हाथ जोड़ो। वो लोग बोलते हैं वोट हमको दीजिए, हम ये करेंगे आपके लिए, हम वो करेंगे आपके लिए, और आप सुनते हो। लेकिन मैं आपको मूर्ख कहूँगा कि अगर आप उनकी बातों में आ जाओगे। जी हाँ, मैं कॉमन मैन को कह रहा हूं कि कभी भी किसी के वायदों में मत आओ। जिस आदमी ने 4 साल तक तुम्हारे को शक्ल तक नहीं दिखाई, अभी किसी को मैंने बाद में कहा था कि एक आदमी को एक जर्नलिस्ट ने पकड़ा तो बोला सर कोई नहीं आता हमारे यहाँ पर, कोई नहीं आता, जीत जाता है तो शक्ल तक नहीं दिखाती। 4 साल तक उस घर के अंदर या उस मोहल्ले के पास में या उस गांव में अगर वहां का MP, MLA, कॉरपोरेटर, पंचायत का आदमी घर में आकर उसको पूछता नहीं, तो वो आदमी क्या गलत तो नहीं बोल रहा है ना कि हमने तुमको चूज किया था सेवक बनने के लिए, आप तो राजा बनकर बात कर रहे हो और आप दिखाते नहीं हो शक्ल। आप अपनी 4 दीवारी में बैठकर वहां से रूल पास करते हो जो हमारी जिंदगी को इफेक्ट करते हैं। आप हमारे फसलों के दाम तय करते हो जो हमारे को इफेक्ट करते हैं। आप हमारे लिए रूल्स बनाते हैं, हमको फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन साहब शक्ल तो दिखाओ। कभी किसी नेता ने किसी के घर में जाकर पूछा कि आपको सब कुछ बराबर चल रहा है, पानी बराबर आता है, लाइट बराबर आती है, राशन मिलता है, आपको कोई तकलीफ है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पर क्या हॉस्पिटल नहीं है, हम बनाए? कोई पूछता है जाकर? जो फर्ज लिखा हुआ है हर कॉरपोरेटर, MLA, MP के गाइडलाइन में लिखा होता है, जीतने के बाद में आप अपने वोटों, मतदाताओं या मत जितने भी देने वाले हैं उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधा, उनके लिए आप काम करेंगे। लेकिन साहब
कुछ नहीं करते। जैसे इस बंदे ने कहा, सर कोई नहीं आता सर, जीतने के बाद किसी की शक्ल नहीं मिलती है, और आज आते हैं 4 साल के बाद में हमारे घर पे बोलते हैं कि क्या चाहिए आपको, सब ठीक है ना आपका, वोट देना, वोट देना बहुत ज़रूरी है, वोट दोगे तो सरकार बनेगी, वोट दोगे तो आपका काम होगा। वो ये नहीं बोलते कि वोट दोगे तो मैं जीतूंगा। हर उम्मीदवार का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो सामने वाले को अपना कर्तव्य याद कराने को आता है, अपना कर्तव्य भूल जाता है कि मैंने क्या किया 4 साल इस बंदे के लिए जिसके पास में मैं वोट मांग रहा हूँ, जिससे मैं अपने अधिकार से बोल रहा हूँ, आपको हमें वोट देना चाहिए, हम अच्छे हैं। सब अपने अच्छापन दिखाया। माफ़ करना, मैं कुछ बह जाता हूँ तो बहुत कुछ बोल जाता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है मैं जो बोलता हूँ वो और कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हर एक को अपना अपनी खुद की मैं नहीं कहूँगा कि स्वार्थ, मैं नहीं कहूँगा सिक्योरिटी, पर सब अपने अपने काम में लिप्त हैं, रोटी कपड़ा मकान में लिप्त हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंदोलन करने वाले आंदोलन करते हैं, और उस आंदोलनकारियों में ये लोग शामिल नहीं होते। ये लोग सिर्फ टीवी पर देखते हैं, और जो आंदोलन करने आते हैं उनको 250-500 रुपये देकर गाँव से ट्रकों में भर के लेके आते हैं। पूरा आज़ाद मैदान भरा दिया जाता है, या पूरी चुनाव सभा दिखाई दी जाती है, और फिर हम कहते हैं देखो लाखों लोग हमारे पास, हमारे समर्थक हैं। अरे साहब, उसमें से सबके वोट आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जनता जनार्दन को कहता हूं कि आप वोट अभी दीजिए, और इस वोट में लेकिन दिमाग लगा के वोट दीजिए। किसी के बहकावे मत आइए। किसी के बंटते हैं साहब, मैं जानता हूँ, शराबें बंटती हैं, पैसे पकड़ते हैं। ईडी वालों ने करोड़ों रुपए पकड़े हैं इस दौरान, क्योंकि वो पैसे यहाँ से वहाँ जा रहे होते हैं जो बांटे जाएंगे वोट लेने के लिए। अरे साहब, जनता मैं जानता हूँ बहुत त्रस्त है, उनको ये चीज़ मिलती है तो बोला ले लो ना यार, मिलता तो है ना यार, ऐसे तो कभी मिलने वाला नहीं है। वो ले लेते हैं, और उसके बाद में वो जाके वोट देते हैं, जो कि गलत वोट साबित होता है। गलत आदमी, गलत पार्टी चूज होके आती है। आपको सोचना पड़ेगा 4 साल तक किस पार्टी ने हमारे देश की प्रगति के बारे में सोचा, हमारे देश के लिए अच्छा सोचा, हमारे देश में अच्छे काम करके दिखाए, और कौन सी पार्टी है जो सिर्फ बोलती रहती है, करती कुछ नहीं है। ये नहीं है कि आपके पास एमएलए एमपीज़ नहीं हैं, पर उस एमपी एमएलएज अगर टीवी पर भी नहीं दिखाई दिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साहब। आप अगर उस गांव में उस बंदे को दिखाई दिए और आपने उसका काम कर दिया, वो आदमी ज़िंदगी भर आपको वोट देगा। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 लास्ट के 2 महीने में आपको रैली में आकर बताना पड़े मैं हूँ, मैंने आपके लिए काम किया है। आपने काम किया तो काम बोलता है साहब, काम बोलने दीजिए। बखान मत करिए। बखान से लोगों को आप इम्प्रेस कर रहे हैं। मैं ये सबके लिए कह रहा हूँ, किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ। जितनी 18 से लेके 20 पार्टियां, उन सबके लिए कह रहा हूं, बखान छोड़ दीजिए, बयान छोड़ दीजिए, वादे छोड़ दीजिए। आप चुपचाप बैठिए और पब्लिक को चुपचाप आपको चुनने दीजिए। अगर वो चुपचाप चुनेगी तो शायद सही सरकार आएगी। तो एक बार फिर से कह रहा हूं, चुनाव शुरू हो गया है, देश चुनाव के मोड पर है। आपको और भी सजग होना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ दिनों के लिए आपको वोट की शक्ति मिली है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगली सरकार कौन सी होगी, अगली राजा कौन सा होगा, अगले कौन से नेता को बंगला खाली करना पड़ेगा, अगले कौन से बंदे को बंगला मिलेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन जो है एमएलए बनेगा, कौन एमपी बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, और फिर अल्टीमेटली कौन जाकर प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये सारी चीज़ें आपके वोटों पर निर्भर करती है। दोस्त, वोट को इस्तेमाल कीजिए, सही इस्तेमाल कीजिए, सही ढंग का इस्तेमाल कीजिए। शक्तिमान बन जाइए, लेकिन साथ में शक्तिमान की बुद्धि भी रखिए अंदर, और किसी के बहकावे में, किसी के वायदों के ताब मत जाइए। एंड जाकर चुपचाप, क्योंकि आपका वोट कहाँ किधर देते हैं किसी को नहीं मालूम होता। सीक्रेट बैलेट है, आपका वोट कहाँ जाएगा ये मालूम नहीं है। आप बटन दबाओगे, वो अंदर रहेगा कंप्यूटर में। कोई आदमी ये नहीं बोलेगा अरे तुमने तो उसको नहीं दिया, तुमको मैं मारूंगा, तुमने मेरे को वोट नहीं दिया। कोई नहीं बोल सकता। ये सीक्रेट बैलेट सिस्टम डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हथियार होता है। वो आप इस्तेमाल कीजिए, बिना डरे जाके वोट कीजिए, और कम मात्रा में मत जाइए। पिछली बार भी मालूम पड़ा 45% गया, 50% गया, 55% गया। साहब क्या फ़ायदा? बचे हुए 55% लोग क्या घर में इलेक्शन के दिन सो जाते हैं? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाली सरकार आपकी ऐसी की तैसी करेगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, या आपको फायदा पहुंचाएगी। तो क्या आपने कुछ किया? आपने वोट दिया। जाइए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोग जाइए, तब जाकर बैलेंस्ड
बैलेंस्ड रिजल्ट निकलेगा, जिसमें 90% लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। जो भी पार्टी, जो भी सरकार, जो भी नेता, जो भी पीएम बनकर आएगा, वो 90% लोगों का पीएम होगा, सीएम होगा, या एमएलए होगा, या एमपी होगा। 25-50% का नहीं होगा। या मिली-जुली सरकार जो जिसमें पैबंद बांध के 18 पार्टियां एक दूसरे पर खड़ी है, उनका वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके हर आदमी के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। अरे साहब, मेरे इलाके में ये मेरा खड़ा रहेगा, मेरे इलाके में ये खड़ा रहेगा, आपस में फिर खींचातानी होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिसाइड करना है कि आप सही पार्टी को लेकर आइए, मेजॉरिटी से जिताइए। आप ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा मेजॉरिटी दिखेगी, ज़्यादा मेजॉरिटी लेकर पार्टी आएगी, पार्लियामेंट में बैठेगी, बिल पास करना चाहेगी जो देश के हित में होते हुए भी पास नहीं होता, क्योंकि अगर वो लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में मिली उजली पार्टी का कुछ और ज़्यादा होता है, इनका नहीं होता, तो वो बिल रुक जाता है। नुकसान किसका होता है? उनका नहीं, तुम्हारा होता है ना। तुम्हारे लिए कोई अच्छे अच्छे बिल पास होने चाहिए, लेकिन अगर वो पार्टी सक्षम आएगी, जिसके पास मेजॉरिटी होगी, जो टुकड़ों टुकड़ों से नहीं बनी होती, खुद की सक्षम, तो वो आदमी बिल पेश करेगा, लोकसभा में भी पास होगा, राज्यसभा में भी पास होगा, आपका फायदा होगा। सो वोट करिए, मैक्सिमम अमाउंट पे जाके वोट कीजिए, मैक्सिमम लोग जाकर लाइन में खड़े होकर वोट दें, तब जाके भारत का भविष्य, आपके एरिया का भविष्य, आपके मोहल्ले का भविष्य, आपके गांव का भविष्य, आपके शहर का भविष्य, आपके कस्बे का भविष्य, आपके टाउन का भविष्य निर्धारित होगा, और आप अगले 5 साल आराम की ज़िंदगी, या चैन की ज़िंदगी, या सुख या शांति की ज़िंदगी जी सकेंगे। सो वोट कीजिए।